हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर एक के माइंड में आया होगा। अक्सर लोग घर खरीदते वक्त सिर्फ प्रॉपर्टी की प्राइस देखते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है ना, वो उसकी कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं। और इसी वजह से बहुत से लोग फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 1 करोड़ का घर लेना आपके लिए स्मार्ट डिसीजन होता है या एक फाइनेंशियल ट्रैप। वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है, कैन वी अफोर्ड 1 CR हाउस। ओके। इसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे: कैश फ्लो, रिस्क और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन की। सबसे पहले हम देखते हैं घर का अपफ्रंट कॉस्ट, है ना। जो डाउन पेमेंट होती है वो हम मान के चलते हैं 20% रहती है। तो ये एक अजम्पशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% ये 15 to 20% ही होता है। जो कि अगर आप 1 CR का हाउस लेंगे तो आपको 20 lakhs पड़ता है ना, डाउन पेमेंट। इसकी सब बात करते हैं, ये सबको पता होता है कि हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो 20% अब वो लेके चलते हैं अपने माइंड में। दूसरी बात, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री, जो आपको एटलीस्ट 6 to 8 लाख के अराउंड पड़ती है, और वो डिपेंड करता है आपका लोकेशन पे, है ना। स्टेट वाइज वो डिपेंड करती है, तो मतलब 6 लाख एटलीस्ट होती है, और 8-9 लाख के अराउंड मतलब मैक्सिमम लिमिट होती है। इसको देखना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री एक ऐसा चार्ज है जो आपको प्लॉट लो चाहे आप अपने फ्लैट लो, वो आपको करना ही पड़ता है। और अक्सर लोग इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं, और जो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। दूसरा, इंटीरियर। इंटीरियर मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन लगाई है वो लगाई है सिर्फ 5 to 10 लाख एटलीस्ट। और ये एटलीस्ट है, क्योंकि देखिए, अगर आप 1 CR का घर ले रहे हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ बेसिक इंटीरियर तो आप ज़रूर कराते हैं। इस कॉस्ट को भी अक्सर लोग अपना बजट में इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो ये तो मैंने 5 to 10 लाख बिल्कुल बेसिक अमाउंट लिया है। ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, 15, 20, 25 लाख तक भी हो सकता है ना। तो प्रैक्टिकली जो 1 CR का हाउस है वो आपको 1 CR का नहीं पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ अप फ्रंट कॉस्ट होगी। तो कितनी हमें कैश रेडी चाहिए? जो प्रैक्टिकल कॉस्ट हो गई वो इसमें 31 से 38 lakhs हो गई, है ना, नॉट जस्ट 20 lakhs। ये तो सिर्फ अप फ्रंट कॉस्ट की बात है ना। तो ये पहली मिस्टेक है जो होम बायर्स करते हैं। सेकंड, हमें अपना EMI कंफर्ट देखना पड़ता है, क्योंकि जो अगर आप 1 CR का हाउस ले रहे हैं और आपने 20% डाउन पेमेंट भी कर दी है ना, तो चलो 20 लाख आपने जमा करी हैं, तब भी बचे जो 80 लाख, और वो मोस्टली 99% लोग लोन ही लेते हैं। लोन का अमाउंट क्या चलता है, 8 से 9% का इंटरेस्ट होता है, और वो हम अज्यूम करें मोस्टली लोग 20% होते हैं, 20 ईयर्स के लिए होते हैं, सॉरी, या 30 ईयर भी ऑप्ट आउट करते हैं। चलो ठीक है, हमने 20%, हमने सोचा कि आप 20%, 20 ईयर्स पे ही आप लोन लेते हैं, है ना। तो जिसका EMI अराउंड पड़ेगा 70 to 75,000 पर मंथ। ठीक है, इतना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे 8 to 9% अभी चल रहा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट अराउंड हमने लिया है 8 to 9%। तो अब रूल क्या बोलता है वो देखते हैं। जो रूल बोलता है कि जो हमारा लोन का EMI है ना, वो 25 से 30% से कम होना चाहिए हमारी टेक होम इनकम से। कितना? जो EMI का अमाउंट है, मीन्स जो 75,000 रुपीज़ पर मंथ है, वो हमारा 25 से लेके 30% से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। जो कंफर्टेबल इनकम होगी एट 30% के हिसाब से अगर हम EMI रेशियो लें तो वो बनेगी 2.5 लाख पर मंथ। और अगर हम यही 25% के हिसाब से बात करेंगे तो EMI रेशियो बनेगा 3 लाख पर मंथ। मीन्स अगर आप सिंगल अर्नर हैं तो आपकी इनकम 2.5 लाख एटलीस्ट होनी चाहिए, अगर आप 1 CR के हाउस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप कपल हैं तो एटलीस्ट दोनों को मिला के इनकम आपकी 2.5 लाख एटलीस्ट पर मंथ होनी चाहिए, जो हमारा रूल बोलता है, ताकि आपकी जो EMI है आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, है ना। थर्ड हम बात करते हैं हाउसिंग कॉस्ट की, है ना। तो इसमें क्या होता है, लोग EMI को तो कंसिडर कर लेते हैं, बट उसके साथ कई सारी और चीज़ें वो मिस आउट करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस। आप कोई भी हाउस लीजिए, मेंटेनेंस आपको देनी पड़ती है, वो पर मंथ का एक्सपेंस होता है, तो उसको आप नहीं भूल सकते। प्रॉपर्टी टैक्स, आप कोई भी घर लेंगे आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना ही देना पड़ता है ना। रिपेयर
कॉस्ट और अदर सिक्योरिटी चार्जेस, ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। हाँ, रिपेयर कॉस्ट आपकी उस टाइम नहीं आती, लेकिन आपको 4-5 साल के बाद इस अपने कोई भी आप फ्लैट लेंगे उसकी रिपेयर कॉस्ट चाहिए होती है। और कई कई सोसाइटीज़ में कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं, है ना, वो भी आपको टेक केयर करने पड़ेंगे। अब देखिए तो रूल क्या बोलता है। रूल बोलता है जो आपके ये टोटल हाउसिंग कॉस्ट है, ये 35 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 35 है तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 40% के बीच में होनी चाहिए ऑफ टेक होम इनकम, है ना। फोर्थ हम कैटेगरी है हमारी, हमें अपने डिसीजन को स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, आप ये 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। कैन आई पे EMI इफ़ रेट्स गो अप बाई 1 और 2%? मीन्स अगर हमारा जो हमने लोन लिया है, हमने अजम्पशन करी 8 से 9%, है ना। अगर ये रेट 9 से 10% होता है, क्योंकि देखिए ये जो रेट होता है ये RBI की पॉलिसी गवर्न करती है, और जो 6 मंथ में रिवाइज होती है, हो सकता है वो कम भी हो जाता है, लेकिन वो बढ़ भी सकता है। तो इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि क्या हमारी इनकम अगर ड्रॉप होती है, तो 6 मंथ के लिए मान लीजिए हमारी इनकम ड्रॉप हुई, है ना, तो क्या हम EMI कंफर्टेबली पे कर पाएंगे? ये डिसीजन मोस्टली बिजनेस क्लास लोगों के लिए होगा, क्योंकि जो सैलरी वाला बंदा होता है वो ये अजम्पशन कर सकता है कि ठीक है सैलरी तो हमारी फिक्स आ रही है। बट आजकल तो खैर जॉब कटिंग्स को आपको पता ही होगा गाइस कितनी हो रही है, तो हमें सैलरी की इनकम भी हम फिक्स नहीं मान सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारी इनकम है, चाहे वो बिजनेस से है चाहे वो सैलरी क्लास से है, आप अगर आपकी इनकम फ्लक्चुएट होती है तो क्या आप EMI कंफर्टेबली दे पाएंगे? थर्ड क्वेश्चन है, आप मेडिकल इमरजेंसीज और कोई फैमिली एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो आप इजीली कवर कर पाएंगे आफ्टर पेइंग योर EMIs, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि आप ये सब कुछ करने के बाद क्या आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 15 to 20% ऑफ टेक होम इनकम, है ना। तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज हैं, है ना। तो अब सिंपल डिसीजन क्या कहता है, हमारे पास चेकलिस्ट है। क्या चेकलिस्ट है? पहली कि अगर हमारे पास 4 क्वेश्चन है, अगर पहला है ये कि आपके पास 30-40 लाख कैश रेडी होना चाहिए। और ये जो हमने पहले सेक्शन में बात करी थी, है ना, जो जिसमें ये पॉइंट आएंगे सारे। और वो भी कब, ऐसा नहीं है कि आपके पास सेविंग है और आपने सारी सेविंग लगा के आपने 30-45 लैक्स लगा ली और बस आपने सारी सेविंग वाइप आउट कर दी। नहीं, आपको सारी सेविंग वाइप आउट नहीं करनी है ना। कुछ आपको सेविंग आपके इमरजेंसी फंड पे भी रखना है। सेकंड आता है कि क्या आपका EMI का जो खर्चा है, जो कि हमारे केस में 70 to 75,000 है पर मंथ, वो आपकी जो टोटल होम अवे सैलरी है वो उससे 25 से 30% के बीच में है कि नहीं है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। मीन्स आपकी जो इनकम है वो पर मंथ 2.5 लाख है एटलीस्ट। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड, आपका जो हाउसिंग कॉस्ट है वो 35 से 40% के बीच में है कि नहीं है ना। और फोर, क्या आप ये सब कुछ करने के बाद भी 15 से 20% आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ना कि आपने घर ले लिया और उसके बाद आपने सारी सेविंग्स भी वापस आउट कर ली और आगे आप इन्वेस्ट भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको आगे बर्डन ही क्रिएट करेगा। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। अगर आपका आंसर इन चारों में यस है ना, ये आप कर पाएंगे, तो आप इजीली 1 करोड़ का फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं। और ठीक है, अगर मैं ये बोलूँगा अगर आप ना इन 4 में से 3 भी आपके यस हैं, है ना, कोई भी 3 आपके यस हैं, तो भी आप कर सकते हैं। समहाउ आपको थोड़ा सा परेशानी आएगी बट आप समहाउ मैनेज कर लेंगे। तो बट गाइस, अगर आपके सिर्फ 2 यस हैं इन 4 पॉइंट में से, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको जो 1 करोड़ का होम है वो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है और आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में इजीली आ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं मेरे इस वीडियो ने आपका इस डिसीजन को लेके आपका माइंड क्लियर किया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।